नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। राजनीति में बहानों के भी मायने होते हैं। यादव सम्मान के बहाने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार को साधने निकले हैं। बिरादरी के बुद्धिजीवियों से मिले, उन्होंने सम्मानित किया इनको। सवाल है, बीजेपी के यादव सीएम बिहार, यूपी और हरियाणा के यादव वोट बैंक को कितना मोह पाएंगे? कॉलिंग कार्ड में ये पता लगाएंगे। पता तो यूपी के चूहों को भी खोजा जा रहा है। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में चूहे मरीजों के लिए खतरा बन गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रशासन को फौरन समस्या का समाधान करने का फरमान दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के भीमराव अंबेडकर अस्पताल के वेंटिलेटर 6 महीने से बीमार हैं और मरीज बेहाल। फैक्ट फाइंडिंग में यूपी से छत्तीसगढ़ तक बीमार अस्पतालों की नब्ज टटोलेंगे। बातें तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के जानी दुश्मन की भी करनी है आज, जिसने जेल के अंदर से पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और सीएम को जान से मारने की धमकी दी। जेल में फोन कहां से आया, किसने पहुंचाया, कैसे आरोपी पकड़ में आए? सिग्नेचर स्टोरी में जेल में बंद थ्रेट कॉल की क्रिमिनल फाइल खुलेगी। फियर फाइल तो उत्तराखंड की भी खोलनी है आज। यहां आदमखोर तेंदुए जब भी जागते हैं तो कई शहर और गांव सो जाते हैं। नरभक्षी जब आता है उत्तराखंड में लॉकडाउन लग जाता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में उत्तराखंड के डरे हुए शहरों की बात होगी आज। पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत आज उस खबर से, उस तस्वीर से करेंगे जिसे देखकर आपको गुस्सा आएगा, तकलीफ होगी और आप ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कोई इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकता है, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है, खासकर वो शख्स जिसका रोजाना हजारों मुसाफिरों से वास्ता पड़ता है। आज सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जमकर सर्कुलेट हो रही है। 28 सेकंड का यह वीडियो हजारों बार शेयर किया गया। ट्रेन का डिब्बा है, यात्री बैठे हैं, लेकिन टिकट चेकिंग के नाम पर टीटीई एक पैसेंजर की पिटाई कर देता है। एक दो नहीं, कई थप्पड़ जड़ देता है उसे। जैकेट और गमछा पहने यात्री बार बार पूछता है, साहब मेरी गलती क्या है, क्यों मार रहे हो? अगर टिकट नहीं होता तो गलती थी, जब टिकट है फिर क्यों मार रहे हैं? मगर टीटीई पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। पहले मारा, फिर गिरेवा पकड़ा और जोर से धक्का भी दे दिया। जो वीडियो बना रहा था, फोन उससे भी छीनने की कोशिश की गई। मेरे पास टिकट नहीं होता था सर। मैं खड़ा हो अरे खड़ा हो ना सर। हाँ कोई गलती है मेरा, एक बार मार क्यों रहे हैं? मार क्यों रहे हैं? सर मेरा कोई गलती है सर। सर जाने दीजिए, हो गया खबर। सर मेरा कोई गलती, सर मेरा कोई गलती। टिकट दोगे? सर मेरा पास टिकट दोगे तुम? यह वीडियो बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 का है, जिसे पीटा गया। उस पैसेंजर का नाम क्या है? नाम है नीरज कुमार। नीरज ने अपने किसी साथी को बिहार के मुजफ्फरनगर से लखनऊ का टिकट बुक करवाने के लिए कहा था, मगर जब नीरज स्टेशन पहुंचा तब तक उनके साथियों को टिकट नहीं मिला था। नीरज ने जनरल डिब्बे में टिकट ले लिया, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें स्लीपर कोच का टिकट भी मिल गया और सीट भी दे दी गई। 17 जनवरी की टिकट की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसीलिए वो कहता दिख रहा है कि टिकट देख लीजिए साहब, मगर टीटीई नहीं माना, पिटाई कर दी। ये घटना बाराबंकी के आसपास की बताई जा रही है, जब ट्रेन वहां से गुजर रही थी। वैसे ये वीडियो का एक हिस्सा है। आगे टीटीई साहब दूसरे पैसेंजर से भिड़ गए, गालियां देने लगे। पब्लिक के सामने भाषा ऐसी थी जिसे बिना सेंसर किए हम आपको दिखा नहीं सकते। मीडिया से हो, बता दे रहा हूँ। बुलाइए, आपने कहा गलत किया। 420 कराओगे? बिना टिकट लेकर यात्रा कराओगे? और क्या क्यों टिकट दिया तूने इसको? और किसने दिया उसको? टिकट तूने उसको दिया? इस घटना पर यूजर्स ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। किसी ने लिखा,
ये महाशय उस व्यक्ति को नहीं, एक पहचान को पीट रहे हैं। पहचान जो ये बता रही है कि वो काम की तलाश में महानगरों का रुख करने वाले की है, क्योंकि बिहार में बस बातें हैं और दावे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के। एक और यूजर्स ने लिखा, एक सरकारी कर्मचारी जनता के बीच अपने पद का दुरुपयोग करके जनता को परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, और फिर भी जनता खामोश है। इससे पता चल जाता है कि जनता दिमाग से अपाहिज हो चुकी है। आम जनता को संगठित होकर ऐसे कर्मचारियों को सबक सिखाना चाहिए। इसी तरह के वीडियो आगे ये शेयर होता गया। थोड़ी देर बाद रेलवे हरकत में आया, जो सबसे जरूरी था, और टीटीई को सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया। उस टीटीई को सस्पेंड कर दिया गया। लखनऊ जोन के डीआरएम ने बताया कि संबंधित टीटीई को निलंबित कर दिया गया है। तो ये टीटीई के खिलाफ कार्रवाई हुई। पैसेंजर से मारपीट वाले वीडियो पर रेल मंत्री का भी रिएक्शन आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये एक बार फिर सुनाते हैं आपको कि हुआ क्या था आज, फिर तफसील से सुनिए जरा एक बार। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं वो जब टीटी पिटाई कर रहा था मुसाफिर की। वो सीट पर बैठा हुआ है, उसको पीटा जा रहा है, वो बचाव की कोशिश करता है। देखिए युवक को किस तरह से थप्पड़ मारे जा रहे हैं, आसपास बैठे लोग देख रखे। अच्छा है रेलवे ने तुरंत एक्शन लिया। टीटी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्या इससे पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा? देश में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन में सफर करते हैं, घंटों घंटों ट्रेनों में बिताते हैं। जब ट्रेन 14-14 घंटे लेट हो जाती है बिना किसी जानकारी के, अचानक ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया जाता है, तब भी ये मुसाफिर उफ तक नहीं करते, सारी परेशानी चुपचाप झेलते हैं। तो फिर इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? क्या वजह है? जो सरकारी मुलाजिम 1-2 दिन में हजारों लोगों को हैंडल करते हैं, टिकट मांगते हैं, टिकट चेक करते हैं, और इस काम की बकायदा उनको तनख्वाह मिलती है, तो फिर सामान्य सा शिष्टाचार फॉलो करना क्यों नहीं उनको आता? क्या ये गुस्सा है, ये खीज है, या फिर काम के तनाव की वजह से इस तरह से होता है? अगर ऐसा है तो फिर ये और भी सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छी ट्रेनें बनाइए, बहुत अच्छी बात है, बुलेट ट्रेन चलाइए, वंदे भारत को और दौड़ाइए, स्टेशन पर आप वाईफाई भी लगा दीजिए, सुविधाएं दीजिए, सब कुछ कीजिए, मगर सरकारी कर्मचारियों को, पब्लिक को हैंडल करने का तरीका भी जरूर सिखाइए, वरना ऐसे वीडियो गाहे बगाहे आते रहेंगे। चलिए रेल के बाद अब जेल की बात कर लेते हैं। जेल अपराधियों को सुधरने का मौका देने के लिए होती है, लेकिन अपराधी जेल से ही अपना गिरोह चलाते हैं। यह बात पिछले 8-9 महीनों से हम बार बार कह रहे हैं। अंदर बैठे बैठे ही अपराध को अंजाम देते हैं। हमने तो खुद ऐसे गैंगस्टर्स के इंटरव्यू कर दिए, दिखा दिए कि भैया देखिए जेल में इनके फोन चल रहे हैं। कभी कैदियों के धमकी भरे फोन आते हैं, कभी वो अपनी बात रखने लग जाते हैं, कभी बर्थडे पार्टी दिखाने लग जाते हैं अपनी, तो कभी बैरक में कैदियों की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं कि लगता है कि ये जेल में हैं या बाहर हैं। लेकिन जेल में बंद अपराधियों ने हद तब कर दी जब मुख्यमंत्री को ही जान से मारने की धमकी दे दी, और वो भी सीधा पुलिस कंट्रोल रूम में। जेल से आई एक कॉल ने राजस्थान पुलिस की नींद उड़ा दी। जयपुर सेंट्रल जेल से एक अपराधी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। जिस कैदी ने किया था फोन, उसका नाम है मुकेश इसरानी उर्फ मुक्का। 5 साल पहले जयपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के केस में इसको पकड़ा था। मुकेश इसरानी को अब फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, और जब ये रेप केस में बंद हुआ था तभी से जेल में है। कंट्रोल रूम में फोन जाने के बाद एक बार फिर जयपुर पुलिस सीधे सेंट्रल जेल पहुंची और जेल में बंद 3 अपराधियों को इस मामले में फिर गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री को हत्या की धमकी देने वाला अपराधी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसके वहां से अपने जेल अथॉरिटीज के साथ में समन्वय करते हुए पुलिस द्वारा उस मोबाइल को सीज किया गया। पुलिस के पास रिमांड में व्यक्ति आ जाए
तब इससे गहनता से अनुसंधान करके ही पता लगाया जा सकता है कि बेसिकली इस तरह की इसने आपराधिक गतिविधि क्यों की है। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी देना, वो भी जेल के अंदर से फोन कॉल से आना, ये धमकी, ये बहुत गंभीर मामला है। जेलों में फोन का इस्तेमाल नई बात नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए दिखावे के खातिर कई बार कार्रवाई होती है। कभी कभी जेल में रूटीन छापे मारकर खानापूर्ति कर दी जाती है। कटघरे में जेल प्रशासन को खड़ा करना जरूरी है। जेल के फाटक से होते हुए बैरक के अंदर तक मोबाइल फोन जाते कैसे हैं और जेल प्रशासन को पता ना चले, यह नामुमकिन है। अगर इस केस में सिर्फ शरारत मानकर अब भी पुलिस ने कार्रवाई की या ये मान लिया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो फिर जेलों में फोन की घंटी बजती रहेगी, उसके रुकने के आसार नहीं है। और अगर विक्षिप्त लोगों के हाथ में फोन आ जाते हैं तो सोचिए ये बाहर बैठे साधारण लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाएगा। राजस्थान के सीएम के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करते हैं, जो आज बिहार में थे। याद है ना, 7 दिन पहले पब्लिक इंटरेस्ट में हम ही ने आपको यह खबर दिखाई थी कि मोहन यादव बिहार का दौरा करने वाले हैं। वहां जाकर यादव समाज के लोगों से बात करेंगे। आज ये खबर सच साबित हो गई। मोहन यादव पटना पहुंचे और बीजेपी के लिए चुनावी पिच तैयार करना शुरू कर दिया। वैसे कौन कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसके खाते में कौन सी सीट जाएगी, इंडिया गठबंधन की पार्टियां अब तक ये तय नहीं कर पाई हैं। विपक्ष के इस कंफ्यूजन के बीच बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स का सॉल्यूशन तैयार करने के लिए बीजेपी ने एमपी के यादव को बिहार में आगे बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब बिहार पहुंचे तो सर्द मौसम में भी पटना का पारा हाई हो गया। पटना की जमीन पर कदम रखते ही बिहार बीजेपी यूनिट ने जोरदार स्वागत किया। जब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे तो मोहन यादव को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा स्वागत और सत्कार देखकर मोहन यादव भी गदगद हो उठे। मैं मां छिपरा के तट से आकर के गंगा के तटवासियों को प्रणाम करके उसका स्पंदन महसूस कर रहा हूं। लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जिंदा रखने में आज के समय में हमारे अपने समाज की भूमिका बहुत बड़ी है। मोहन यादव का बिहार दौरा पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया जा रहा था। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से लेकर पटना इस्कॉन मंदिर तक दिखाई भी कुछ ऐसा ही दे रहा था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मोहन यादव ने इशारों इशारों में बता दिया कि उनकी पाटलिपुत्र यात्रा का मकसद क्या है। एक द्वारकाधीश के अनन्य भक्त हम जिनको प्रधानमंत्री करके देखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से आपके इस नील मजदूर के परिवार के बालों को मौका मिला है। बिहार की राजनीति में जात पात बरसों से सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है और उसमें भी यादव समाज का बोलबाला है। आरजेडी सत्ता में हो या ना हो, यादव वोटर लालू के साथ डटा रहता है। इसीलिए यादव समाज को साधने की खातिर बीजेपी ने एमपी के यादव मुख्यमंत्री को आगे बढ़ाया है। 14% बिहार में यादव समाज के लोग हैं, उनकी आबादी है, तो उनको साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन यादव समाज आरजेडी का वोट बैंक माना जाता है, तो क्या बीजेपी इसमें सेंधमारी कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और समय के साथ ही इसका जवाब मिल जाएगा। मोहन यादव एक दिन में कितना कमाल करेंगे? बिहार में बीजेपी का यादव कार्ड काम करेगा या नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना बहुत बड़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन पहले ही दिन मोहन की एंट्री से बिहार के यादव बेल्ट में हलचल तो जरूर महसूस होने लगी है।
नहीं तो कुछ तो यादव टूट करके आएंगे ना। बे यादव का तो यहाँ सीट चल ही नहीं सकता है इंडिया में। नरेंद्र मोदी ने जो यादवों को सम्मान दिया है, तो आज आप देखिए पूरा यादव समाज उनका सम्मान कर रहा है। काम तो अभी किए हैं, लालू यादव तो सब बेरोजगार बना दिया। लालू यादव क्या किया है? हमको तो रोड पर ला दिया है। लोग जागरूक हो चुके हैं और मोदी जी के साथ हैं। बिहार में संपूर्ण बहुमत के साथ लोग आ रहे हैं। मोदी को प्यारा है, मोदी को प्यारा है। बिहार में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा? यादव वोटर आरजेडी के पाले से खिसकेगा या नहीं, ये तभी पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव होंगे, क्योंकि यादव वोट बैंक पर लालू की पकड़ अभी ढीली नहीं हुई है। जाति का यादव समाज के लिए रेजिमेंट हक है जो हमको दिलाए हुए हैं, तब न जानेंगे कि यादव आए, हम लोग का आश्वासन दिए, काम करेंगे। मोहन यादव के सम्मान समारोह में सिर्फ बीजेपी के ही यादव नेता जुटे थे। यदुवंशियों का कार्यक्रम होने के बावजूद कार्यक्रम में जेडीयू और आरजेडी के यादव नेताओं ने दूरी बना रखी थी। मोहन यादव पटना से वापस भोपाल लौट गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने बिहार में सियासी लकीर जरूर खींच दी है। अब जरा बिहार में यादव वोट बैंक का गणित समझिए। बिहार में 36% ओबीसी वोटर है, इसमें से अकेले 14% वोट यादव समाज का है। इसी वोट बैंक के दम पर बिहार की राजनीति में लालू यादव का दबदबा कायम है। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जीत हार तय करने में यादव वोट की बड़ी भूमिका रहती है। लालू यादव ने इसी वोट बैंक के दम पर 15 साल तक बिहार में राज किया। सरकारें बदली, तब भी यादव वोट लालू की पार्टी के साथ ही खड़ा रहा। इसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी मोहन यादव को यादव समाज का नया चेहरा बनाकर मध्य प्रदेश से बिहार में पेश कर रही है। लेकिन पार्टी के नेता अब भी इनकार कर रहे हैं। बीजेपी आरजेडी के यादव वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इजहार तो आरजेडी भी यही कर रही है कि मोहन यादव ने बिहार दौरे से उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार में आएंगे तो दाव चल दिया और दूसरा कोई योगी जी आएंगे तो दाव नहीं चल दिया, ऐसी भावना नहीं। मोहन यादव जी को यहाँ के नॉन पॉलिटिकल संगठन ने, जो यदुवंशियों का जो एक संगठन है, उसने बुलाया और सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया और सारे लोग अपनी प्रतिबद्धता उनके साथ दोहराया, सम्मान दिया। और बकिए एक गरीब का बेटा मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गया और यहाँ के संगठन ने बुला के अभिनंदन कर दिया तो कलेजा फट रहा है। ये यादव और मुसलमान का सेना इससे पहले भी था ना, एक आध सीट जीते हैं लालू जी पार्लियामेंट में, एक सीट भी नहीं जीते। कहाँ गया था ये सब? जब सब लालू यादव को वोट दे दिया तो इनकी हैसियत एक को सीट जीतने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, सब ये विचारों की पार्टी है। महागठबंधन ये भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया और अपने नेता को बुलाया, तो बिहार की भूमि है, बिहार की भूमि पर स्वागत सबका होता है और जब बिहार आते हैं तो बिहार करके लौटते भी हैं और हम लोग किसी के स्वागत पर कोई सवाल नहीं खड़ा करते। भारतीय राजनीति के ऐसे धुरी हैं जिनकी मौजूदगी के कारण जो दल पिछड़ों को दलितों से छुआछूत मानती थी, मूत्र विसर्जन तक कर देती थी चेहरे पे, आज वो दल भी उन वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे रहा है। मोहनदास करमचंद गांधी आए और गांधी का टाइटल मिला इसी बिहार की भूमि से, इसलिए बिहार पर कोई असर पड़ता। मोदी सरकार कहती है कि उसका विजन गरीब, युवा, महिला और किसान, इन चारों के इर्द गिर्द है। प्रधानमंत्री के लिए यही चार जातियां हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बिहार में वोटरों को साधने के लिए जाति वाला पेच खेला जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले ही नीतीश कुमार ने गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। भले ही ये पैसा 3 किश्तों में आए, 5 साल में आए, लेकिन उन्हें लगता है गरीब का वोट पक्का हो गया। अब फैसला जनता को करना है कि किसकी गारंटी माननी है, क्योंकि चुनाव में वोट तो उन्हीं को देना है। राजनीति में जात पात का पासा किस पर भारी पड़ेगा, ये वक्त बताएगा।
वैसे भारी तो अस्पताल पर चूहे भी पड़ रहे हैं। मामला यूपी के प्रयागराज का है। स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चूहों का आतंक है। ये इस कदर बड़ा है कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा। गलियारे में टूटी फूटी सर्विस लाइन, बिल इतने बड़े बड़े कि चूहों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये यूपी के प्रयागराज का स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। अस्पताल में चूहों का आतंक है। कहते हैं चूहे चुपचाप आते हैं, ग्लूकोज पी जाते हैं, मल्टी विटामिन भी खा जाते हैं। अस्पताल में चूहों का आतंक मुद्दा बना। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। अदालत ने मामले का सुमोटो संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाई। अदालत ने इसे सार्वजनिक महत्व का मामला बताया। जिम्मेदार लोगों से जवाब तलब कर व्यवस्था में सुधार करने की हिदायत दी। एसआरएन अस्पताल के सीएमएस को समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। अदालत के ऑर्डर को अस्पताल फॉलो कर रहा है या नहीं, एबीपी न्यूज पड़ताल करने एसआरएन अस्पताल पहुंचा। चूहों के आतंक का मौका मुआयना करते ये एसआरएन अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक एसके सक्सेना है। ग्लूकोज की बोतलें और मल्टी विटामिन के साथ साथ दवाओं की जांच कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर में रेड पैड भी लगवा दिए। अब इनकी नजर में अस्पताल में सब झकास है। जहाँ तक दवाइयों औषधियों का प्रश्न है, वो हमारे यहाँ सब सुरक्षित रहती हैं। वार्ड्स में थोड़ा चूंकि मरीज होते हैं वो खाने वगैरह लाते हैं और जिसकी वजह से कभी वहाँ पे इस तरह रोडेंट्स वगैरह पनप जाते हैं और चूंकि हाई कोर्ट का निर्देश हुआ है, इस पे हाउस कीपिंग एजेंसी को भी इससे प्लान बनाने को कहा गया है। इधर डॉक्टर सक्सेना टीम के साथ अस्पताल में चूहों की काट ढूंढ रहे थे। उधर बगल में अस्पताल के अंदर आवारा कुत्ते घूम रहे थे। मानसिक रोग वार्ड में तो कुत्तों के साथ आवारा गाय तक घुस आई थी। अस्पताल प्रशासन चूहों के मामले में बेशक कन्नी काट रहा है, लेकिन आवारा जानवरों से कैसे काटेगा? प्रयागराज का स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों का रेफरल हॉस्पिटल है। यहाँ रोजाना 1000 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। पहले ही डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में अब एक नई मुसीबत सामने आई है। इस मुसीबत का सबब बने हैं यहाँ आतंक मचाने वाले चूहे। इस बदइंतजामी का जिम्मेदार आखिर है कौन? हाथों में बैनर लिए ये डॉक्टर गौतम त्रिपाठी हैं। ये इसलिए बैनर उठाए हुए हैं ताकि वार्ड में चूहों की खुराक को रोका जा सके, जो मरीजों के तीमारदारों के भोजन के जरिए इनके पेट में जाती है। वो सब चीज़ें पूरा मैंने खा लेते हैं। पूरा चूहा थोड़ा सा भी काट दें तो लीकेज हो जाता है, तो पेन लगेगा नहीं पेशेंट को। प्लास्टिक की चीज़ें ज़्यादातर नुकसान हो रही हैं। आयुष्मान का, सीएम केयर फंड का, जितनी सब योजनाएं हैं सबको दवा देना पेशेंटों को। अस्पताल में गरीबों को निशुल्क और सस्ती दवा उपलब्ध करवाने के लिए अमृत फार्मेसी भी खुली है। इसके मालिक भी परेशान हैं, क्योंकि गरीबों के हिस्से की बहुत सी दवाएं ये चूहे चट कर जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अस्पताल प्रशासन के सामने मुश्किल ये है कि वो पहले मरीजों का इलाज करे या फिर चूहों के आतंक को खत्म करे, उन्हें पकड़े। चूहे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और अस्पताल प्रशासन को भी, लेकिन मानता कोई नहीं। अस्पताल की हालत देखिए आपने, समझ आ गया होगा क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट को आगे आना पड़ा। वैसे स्वरूप रानी नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रयागराज के बड़े एरिया को कवर करता है। अस्पताल में 1200 से ज्यादा बेड हैं, 250 से ज्यादा डॉक्टर और सीनियर सर्जन हैं। रोजाना 2,500 से 3,000 मरीज ओपीडी में आते हैं। ये तो हुई बात हुई उत्तर प्रदेश की। यूपी के अब छत्तीसगढ़ चलते हैं। जैसा हाल यूपी में था वैसा ही छत्तीसगढ़ में भी है कुछ, लेकिन थोड़ा तरीका अलग है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, बड़े अस्पताल बनाती है, विदेशों से अच्छी मशीनें मंगवाती है ताकि गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज मिल सके।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यह अस्पताल खुद बीमार है। क्यों बीमार है? अस्पताल के ज्यादातर वेंटिलेटर खराब हैं। मरीजों का आरोप है कि अस्पताल इलाज के नाम पर मोटी रकम भी ऐंठता है। आईसीयू में वेंटिलेटर बंद पड़ा है। जो चल रहे हैं उनके भरोसे इक्के दुक्के मरीजों की सांसें चल रही हैं। हैरान करने वाला ये मंजर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का है। अस्पताल में 180 वेंटिलेटर हैं। 100 वेंटिलेटर 6 महीने से खराब पड़े हैं। भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रोजाना 2000 मरीज आते हैं और करीब 200 सीरियस कंडीशन में पहुंचते हैं, जिन्हें फौरन वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। गरीबों का यहाँ इलाज मुफ्त होता है। ऐसे में बिगड़े वेंटिलेटर कब ठीक होंगे? बनने के सुधार की प्रक्रिया में है। तकरीबन 50-60 वेंटिलेटर हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं, और कुछ वेंटिलेटर वो भी करीब 50-60 की संख्या में जो उस समय आए थे कोविड के टाइम में, वो डोनेशन से आए थे, वो वेंटिलेटर्स अब बन नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका जो सप्लायर कंपनी है उससे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। बहुत बार ट्राई किया हमने कि इसको रिपेयरमेंट के लिए एग्रीमेंट हो जाए, बट वो हो नहीं पाया। व्यवस्था वेंटिलेटर की ही गड़बड़ाई है या फिर अस्पताल में गरीबों को मिलने वाली हर सुविधा चौपट है? इसकी पड़ताल भी हमने की। ये दीनदयाल है, इनकी बेटी बेहद बीमार है। क्या गरीब की बेटी का सही इलाज सरकारी अस्पताल कर रहा है? बोलता है बाहर पर्ची लिख दिया। मैं बोला मैडम ये तो यहाँ तो ना भाई। बोलता नहीं हमारे पास, तो कहाँ देंगे? बात वही हो रहा है सर, हर चीज के लिए खाली बाहर ले आओ। दीनदयाल को समझ नहीं आ रहा, करें तो क्या करें। अब इनसे मिलिए, ये सेवाराम है। इनका बेटा कैंसर से पीड़ित है। कई महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। बेटे के बचने की उम्मीद कितनी है? मेरे लड़का का ये कैंसर है, इसमें है कैंसर। आया हूँ सर, बिल्कुल मरने लायक है, बच्चा ठीक नहीं है। भीड़ में एक और शख्स मिले, नाम नहीं बताया, सीधे अपना दर्द सुनाया। कहते हैं अस्पताल गरीबों को लूट रहा है। मुफ्त में तो यहाँ मौत ही मिलती है, इलाज नहीं। पर्ची उर्ची कटा कर देसे करवा रहे हैं, और खून टेस्ट 4-5 बार हो गए तो डीके भेजते हैं तो पैसा लगते हैं सर, तो कार्ड बोर्ड के लगाए हैं भाई। अस्पताल के अंदर तीरथ साहू और मीना भी मिले। दोनों बेहद परेशान हैं। इन्हें भी अब अस्पताल से डर लगने लगा है। लेकिन क्यों? दोनों की आप बीती हैरान करती है। नानी को लेकर कितने दिन पहले आए थे आप? 4 दिन पहले। आज चौथा दिन है। आज चौथा दिन है। तो क्या तबीयत खराब थी? सांस लेने में तकलीफ थी। अच्छा, तो कहाँ रखे हैं हॉस्पिटल में? बेकाहारा हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर ICCU में। किस कहाँ रखे हैं? ICCU में। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं अभी, कैसी है तबीयत? इलाज चल रहा था। हाँ, और चौथा दिन में खत्म। वेंटिलेटर खराब, अस्पताल में दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं। गरीब मरीज तो यही कहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का दावा करती है, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मेकाहारा इन दिनों खुद वेंटिलेटर पर है। यहाँ आधे से ज़्यादा वेंटिलेटर खराब होने के कारण आए दिन मरीजों को दूसरी जगह जाना पड़ रहा है और मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल वेंटिलेटर पर है। अब इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीमार अस्पताल के बहाने विरोधी दल दिल्ली पर निशाना साधने लगे हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री केयर फंड जब बना कोविड के समय, तो देश की जनता ने बढ़ चढ़कर उस विषम परिस्थिति में भी, उस आपदा में भी देश के प्रधानमंत्री केयर फंड में हजारों लाखों करोड़ रुपए दिए। लेकिन बाद में क्या किया गया? बाद में इसे नॉन ऑडिटेड कर दिया गया। क्यों प्रधानमंत्री जी को इसका विवरण सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? जनता ने गाढ़ी कमाई अपनी देश के लिए दी है। और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये उपकरण जो उस समय खरीदे गए थे, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, भी ये उपकरण खरीदे गए थे, वो वहां पर खराब पाए गए, बाद में खराब हो गए। ये मेरे संज्ञान में आया था क्योंकि मैं भी मेंबर हूं, और इस सरकार में राज्य सरकार के हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने ये बात को कहा है। उन्होंने पिछले दिनों दौरा भी किया और गंभीरता से लिया है। आने वाले समय के अंदर में मेकाहारा को हम बहुत बेहतर करेंगे, क्योंकि ये सारा लोड जो है एम्स के अंदर जा रहा है, और एम्स तो 1000 बेड चला रहा है, और वहाँ पे 97 हमारे वेंटिलेटर के सब चालू है। यहाँ भी जो बंद है
उनको भी मैंने कहा है और स्वास्थ्य मंत्री जी भी अभी दौरा करके वो निर्देश दिए हैं कि इन वेंटिलेटर को शीघ्र चालू किया जाए। जनहित में सरकार कई योजनाएं चलाती है, उनकी मॉनिटरिंग भी करती है, फिर क्यों गरीब तक ठीक से सुविधाएं नहीं पहुंच पाती? कमी कहां रह जाती है? जाहिर है खामी सिस्टम की है और उसे सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की, क्योंकि गरीबों को बेहतर इलाज देना सरकार का ही दायित्व है। यूपी छत्तीसगढ़ के अस्पतालों का हाल आपने देखा, अब मुंबई चलते हैं। यहां खिचड़ी के नाम पर घोटाले की बात सामने आई है, वही खिचड़ी जो हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन है। करीब करीब हर घर में खिचड़ी बनती होगी, पौष्टिक है ना? लेकिन इसी खिचड़ी के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हुए। ईडी ने इस मामले में आदित्य ठाकरे के करीबी को गिरफ्तार किया है। आज आरोपी को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। 8 दिनों की हिरासत मांगी गई, लेकिन अदालत ने 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया है आरोपी को। मगर यह पूरा खुलासा हुआ कैसे? आखिर कैसे आदित्य ठाकरे का करीबी कानून के शिकंजे में फंस गया? आपको कोरोना के दौर की ये तस्वीरें याद होंगी। जब सख्त लॉकडाउन था, तब हजारों प्रवासी मजदूर मुंबई से यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल तक लौट रहे थे। स्पेशल ट्रेन चलती थी इन्हें घर पहुंचाने के लिए, और जब तक ये मुंबई में थे, इन मजदूर भाइयों को बीएमसी की तरफ से खिचड़ी दी जाती थी। इसी खिचड़ी का खेल सामने आ गया और जांच की आंच पहुंच गई उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के करीबी तक। ईडी के अफसर जिस शख्स को ले जा रहे हैं, उनका नाम है सूरज चौहान। शिवसेना उद्धव गुट के सचिव हैं और आदित्य ठाकरे के बेहद खासम खास। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सूरज चौहान को 6 करोड़ 70 लाख रुपए के खिचड़ी घोटाले में गिरफ्तार किया है। बीजेपी को उद्धव को घेरने का एक और मौका मिल गया। गरीब कामगारों के लिए जो रखी थी करोड़ों रुपए की खिचड़ी, उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं ने खाई। संजय राउत मित्र परिवार के खाते में भी खिचड़ी के करोड़ों रुपए गए हैं। उद्धव ठाकरे सेना के नेताओं को हिसाब तो देना पड़ेगा। जिस घोटाले की बात किरीट सोमैया कर रहे हैं, वो है क्या? पहले ये समझ लीजिए। दरअसल तब बीएमसी ने कोरोना काल में मुंबई में बिना टेंडर के कोविड सेंटर बनाने, ऑक्सीजन सप्लाई, दवाइयां, रेमडेसिविर खरीदने का फैसला लिया था। इसी तरह गरीब प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान भोजन देने का फैसला भी हुआ। तब मुंबई नगर निगम ने 52 कंपनियों को ठेका दिया था। दावा है कि पहले 4 महीनों में 4 करोड़ खिचड़ी के पैकेट बांटे गए। आरोप है कि कोरोना काल में 250 ग्राम खिचड़ी पैकेट की मात्रा का केवल आधा हिस्सा दिया गया। इल्जाम है कि सूरज चौहान ने चुनिंदा ठेकेदारों को ठेका देने के लिए बीएमसी अधिकारियों को प्रभावित किया, जिनके कथित तौर पर पार्टी नेताओं से सीधे संबंध थे। मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में अपनी जांच शुरू की थी। बाद में ईओडब्ल्यू के एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने इस मामले में जांच शुरू की। सूरज चौहान समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने अपनी जब जांच शुरू की तो तत्कालीन जो असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर संगीता हसनाले थी, उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। पिछले साल आरोपियों के ठिकानों पर रेड हुई थी और अब बड़ी गिरफ्तारी। लेकिन उद्धव की पार्टी के नेता इन आरोपों को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। कोविड काल में मुंबई महानगर पालिका ने बहुत ही बढ़िया काम किया, कोई घोटाला नहीं हुआ है। जो लोग बीजेपी के साथ गए खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन वाले, उनको छोड़ दिया। सूरज चौहान के साथ उनके एक साथी थे जो एक काम कर रहे थे, वो मिंदे के साथ है। हाँ, उनको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन सूरज चौहान को अरेस्ट किया। बयान तो आदित्य ठाकरे का भी आया। कहा कि उन्हें ऐसे देशभक्तों पर गर्व है जो बेशर्म तानाशाही और उनकी दास एजेंसियों के सामने झुकते नहीं हैं और हमेशा सच्चाई, लोकतंत्र, स्वतंत्र भाषण और संविधान के लिए
खड़े रहते हैं। उद्धव ठाकरे की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले स्पीकर ने छिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया, छिंदे गुट को ही असली शिवसेना बता दिया, और अब छिंदे सरकार लगातार घोटालों की फाइलें खोल रही है। मगर उद्धव ठाकरे भी ये सारे मामले जनता के दरबार में लेकर जा रहे हैं। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के लोग दहशत में हैं। घरों से निकलते हुए उन्हें डर लग रहा है। कई लोग तो घरों में बंद हो गए हैं, सड़कें सुनसान हैं, तो पुलिस अलर्ट है। देवभूमि में आखिर ऐसा क्या हुआ? लोगों को किसका खौफ है? दिन ढलते ही दुकानों के शटर क्यों बंद हो जाते हैं? क्या उत्तराखंड में लॉकडाउन लग गया है? सभी ध्यान दें, क्षेत्र में गुलदार घूम रहा है, आप लोग बाहर ना निकले। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़कों पर सन्नाटा है, जैसे लॉकडाउन लगा हो। लोग घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन यहाँ लॉकडाउन जैसे हालात कोरोना की वजह से नहीं है, तेंदुए के आतंक से। इसीलिए मुनादी तक हो रही है। क्षेत्र में गुलदार घूम रहा है, आप लोग बाहर ना निकले, सभी लोग सतर्क रहें। सड़कों पर दौड़ रही पुलिस की गाड़ियां और सायरन की साएं लोगों में डर है और दहशत भी। महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, घास काटने जंगल में जाती हैं, तो उनको जो बाघ है वो निवाला बना दे रहा है। आदमखोर तेंदुए लोगों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 4 साल के मासूम बच्चे की जान लेने के बाद तेंदुए ने 10 साल के बच्चे को निशाना बनाया। बच्चा गंभीर रूप से घायल है। देहरादून के पॉश इलाके केनाल रोड पर तेंदुए का आतंक बढ़ने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में है। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। शाम के बाद घरों के दरवाजे बंद होने लगते हैं, क्योंकि पुलिस यही कह रही है कि बेजा घर से बाहर ना निकले। सभी सम्मानित जनता से अनुरोध है कि रात्रि में तेंदुए घूमने की सूचना प्राप्त हो रही है, कृपया सतर्कता से रहें। बहुत डर में हम लोग दुकानें खोल रहे हैं फिलहाल यहाँ पर, और टाइम से दुकान बंद करते थे पहले, अब टाइम से पहले बंद कर रहे हैं। अब हम जो है इसमें शाम को 4 बजे से बच्चों को बंद कर दे रहे हैं। बच्चे इधर उधर जा ही नहीं पा रहे हैं। नए बच्चों के साथ साथ बड़े गार्जियन हैं, वो भी घर के अंदर ही बंद हो जा रहे हैं। इस चक्कर में भी बहुत ज़्यादा खौफ है, और अंदर से 2 गाय ले जा चुके हैं। डरे सहमे लोग घरों से निकल नहीं रहे। तेंदुआ सिर्फ इंसानों को ही नहीं, गाय, भैंस, बकरी को भी अपना निवाला बना रहा है, अपनी भूख मिटाने के लिए। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में जंगली जानवरों के हमले बढ़े हैं। ये जानवर 11 लोगों की जान ले चुके हैं। 11 में से 6 लोगों को तेंदुए यानी गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। नैनीताल, रामनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। नैनीताल में 3 महिलाओं को बाघ मौत के घाट उतार चुका है। बाघ, हाथी और भालू के हमले में 306 लोग घायल हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही फिर से उसके द्वारा संभवतः वही गुलदार है जिसके द्वारा एक और बालक पर 9 साल 10 साल के उस पर अटैक कर दिया गया था। तो देखते हुए जो उसका मूवमेंट है शहर की तरफ और आसपास के जो मोहल्ले हैं, कॉलोनी, उस पर देखा गया है। तो उसको देखते हुए रात्रि में जो है फॉरेस्ट की टीम के साथ साथ, जब से अंधेरा होने के बाद फॉरेस्ट की टीम के साथ साथ पुलिस की टीम की भी गश्त बढ़ाई गई है। उत्तराखंड में गुलदार, टाइगर और हाथियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। हालांकि ये अच्छी बात है, लेकिन जंगलों में भोजन नहीं मिलने की वजह से गुलदार आबादी वाले इलाके में पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी चिंता है। सीएम ने वन विभाग को समस्या से निपटने के निर्देश दिए हैं। आज की तारीख में मैं जानता हूं कि एक भय का माहौल है। इन इलाकों में बाघ के मूवमेंट का सबसे बड़ा कारक जो समझ में आता है वो ये है कि ये सब पानी के स्रोतों के आसपास हैं। तो ये व्यवहारिक एक पक्ष है कि ये जो नाले हैं या सोत हैं या नदी है, इसके हिसाब से, इसी के अनुसार चल के इन इलाकों में बाघ आया होगा। खेतों में वन विभाग ड्रोन से निगरानी कर रहा है, तो शहरी इलाके में तेंदुए खुले घूम रहे हैं। सवाल है, लोगों की जान के दुश्मन बने ये तेंदुए वन विभाग के जाल में
कब तक फंसेंगे। उत्तराखंड ही नहीं, राजस्थान के जयपुर में भी तेंदुए का खौफ है। जयपुर के कानौता कैसल होटल के अंदर आज तेंदुआ घुस गया। तेंदुए की जानकारी मिलते ही होटल में दहशत फैल गई। होटल खाली करवा लिया गया। गनीमत यह रही कि तेंदुआ जैसे ही कमरे में घुसा, होटल स्टाफ ने गेट बंद कर दिया। एक्सपर्ट क्या मानते हैं? एक्सपर्ट का मानना है कि खाने पीने की तलाश में जंगली जानवर जंगल से बाहर आते हैं, खासकर सर्दियों के मौसम में। जब खरगोश या दूसरे छोटे वन्य जीव छिप जाते हैं, तब तेंदुआ रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो, और विशेष सतर्कता भी बरतें। बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के बलूचिस्तान सिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है और सफाई देने के लिए यह कह दिया कि यह कार्रवाई ईरानी इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ सक्रिय आतंकी संगठन पर की गई है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ ईरान को जवाब देने के लिए किया। बॉर्डर पर एयर स्ट्राइक कर दी और यह कह दिया कि यह तो उन गुटों को मारने के लिए किया गया, क्योंकि एक दिन पहले ही ईरान ने पाकिस्तान में सक्रिय ईरान विरोधी सुन्नी आतंकी संगठन के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया था। अब पब्लिक इंटरेस्ट में वक्त आपके कमेंट्स का है। क्या लिखा है आपने हमारी कल की खबरों पर? देखते हैं। अमरजीत नंदा क्या लिखते हैं? बिहार की 2 लाख वाली स्कीम वाकई सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन ये नामुमकिन है कि 94 लाख परिवारों को ये कैसे दिया जाएगा। हालांकि सरकार का खुद का बाल बाल कर्जे में है। ये सब राजनीति प्रायोजित है, नहीं तो और क्या है। ये जो हमने कल बिहार सरकार की खबर दिखाई थी उस पर लिखा है। सुपाल क्या लिखते हैं? मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, यानी वोट भी नहीं, रेवड़ियां बांटनी पड़ती हैं जनता को। ये इन्होंने सटायर अंदाज में अपने कमेंट किया है। तो आज इतना ही। कल फिर रात 9 बजे पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। विवेक श्रीवास्तव स्टूडियो में आ चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुभ रात्रि।